I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी समकालीन विश्व राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और मैंने बाकी क्लास की भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जा करके ज़रूर देख लें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक का हम करेंगे भाग फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर ये चैप्टर दे रखा है आपको। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध होता क्या है। तो देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व के दो महाशक्तियां अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में क्या है, रशिया, रूस के बीच व्याप्त उन कूट संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 91 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। यह दोनों मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। यानी कि अगर हम बात करें कि इन दोनों के मध्य के बीच में शीत युद्ध था क्या, तो शीत युद्ध एक्चुअली में होता क्या है, अगर जैसे मैं बता दूं, इन दो देशों की बात करी गई है, दो गुटों की, अमेरिका और सोवियत संघ। वर्तमान में तो ये रशिया है, रूस जिसे कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन जहाँ के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के आपको पता ही है, जो बाइडन जीत चुके हैं जो अब। तो इसमें क्या था, जब पहले इन दो महाशक्तियाँ थी तो इसमें महाशक्ति के रूप में सबसे बड़ा अमेरिका अपने आप को मानता था और सोवियत संघ अपने आप को मानता था। इसी वजह से दोनों के मध्य विवाद होते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपको पता है हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए, अमेरिका, दोनों एक ही तरफ मिलकर के लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी का उस समय जो सेनापति यानी कि जो वहाँ के कंट्रोलर थे वो हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर, जिनका बचपन का नाम हेलमुट था, पढ़ा होगा आपने। तो यही है कि उस समय क्या था, इन दोनों, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, पूरी स्थिति अलग ही हो गई थी। जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम छोड़े थे। एक 6 अगस्त 1945, 1945, ठीक है, जिसका नाम लिटिल बॉय था। 9000 केजी टन का ये बम था। और दूसरा छोड़ा था 9 अगस्त 1945, जिसका नाम फैटमैन था। ये 15,000 किलो टन का था, केजी टन का। तो देखिए, ये जो बम जब छोड़े गए थे, परमाणु बम एयर से छोड़े गए थे, तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। रियलिटी बहुत ही ज़्यादा तबाही। बताया तो जाता है 3,000 लोग मरे थे, पर आप खुद सोचो कि आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पर लोग सही ढंग से विकसित नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनका विकास नहीं हो पा रहा। शारीरिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सोचो, आपकी ऐसी स्थिति जहाँ हुई थी, क्या खाली 3,000 लोग मरे होंगे? ये सोचने वाली बात है। तो उन्होंने डाटा लिख दिया है। डाटा आपको पता ही है, गवर्नमेंट जो भी पब्लिश करती है डाटा, जो कमी करती है ताकि ज़्यादा इसका बुरा असर ना पड़े, आंदोलन वगैरह या और भी जो अलग अराजकता फैला सकते हैं। तो डियर, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये सोचो कि आप जब ऐसी स्थिति थी तो उस समय क्या था, अमेरिका ने 2 परमाणु बम छोड़ दिए, बाकी सारे देश जो थे हक्के बक्के रह गए, वो चकाचौंध की, अरे भाई ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है। विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ये बात अलग है। परंतु ये सोचो कि जब ऐसी स्थिति आई तो क्या हुआ। पूरा देश उस समय शोक में था, समझ रहे हो? पूरा देश क्या, पूरा विश्व, कि भाई ऐसे कैसे हो गया। अब अमेरिका ने तो कर दिया, कहा था कि उनके एयर बेस पे हमला करा है जापान ने, इस वजह से उन्होंने ऐसा उनको रिप्लाई करना पड़ा। बट फिर भी परमाणु बम का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी के कहने पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूएसएसआर था, उसको डर था कि शायद अमेरिका इस प्रकार की कहीं और हरकत दोबारा कर सकता है। इसी बात को ध्यान देते हुए अमेरिका क्या था, और रशिया यानी सोवियत संघ, आपस में दोनों एक दूसरे से
ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से भय भी था, ईर्ष्या भी थी, टेंशन भी था। अमेरिका डरता था कहीं रशिया अब बड़ा होने के लिए हमारे ऊपर ना हमला करे, क्योंकि रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा परमाणु बम है और हाइड्रोजन बम भी है। और क्या कहते हैं, जो रूस इसलिए डरा हुआ था कि भाई अमेरिका ने वैसे ही हमला कर दिया जापान पे, कहीं वो हम पे ना कर दे। तो ये एक तनाव था आपस में, ये भी कह सकते हो। इस वजह से ये दोनों आपस में क्या थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो इसी बीच 1945 से लेकर के 1991 तक इनके मध्य क्या चला भाई, विवाद चला। ठीक है, उसके बाद विवाद जब चला तो आपको बता दूं कुछ इसमें घटनाएं घटित हुई 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, बस यही था कि आपस में इन्होंने किसी प्रकार से समझ लो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करा, आपसी बस बोलचाल में ही एक दूसरे को डराना धमकाना करके ही ये युद्ध चले थे। इसी दौर को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ते नहीं है, पहली बार जिन्होंने पढ़ रहे होंगे उन्हें यही लगता होगा शीत मतलब ठंड, युद्ध मतलब वॉर, ठंड में लड़े गए वॉर को शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का मतलब होता है मेंटली प्रिपेयर होकर के जो फाइट करी जाती है, दैट मीन कोल्ड वार। कैसे, ठंडे दिमाग से, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, एक दूसरे को डराने धमकाने की कोशिश करी गई बस। ठीक है, तो ये था एक दूसरे को डराना धमकाना, इस तरीके से बस करके अस्त्र शस्त्र दिखाकर, यूज नहीं लाना बिल्कुल भी, इस तरीके के जो युद्ध लड़े गए थे उन्हें कहते हैं हम शीत युद्ध। आई होप आपको शीत युद्ध क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, आपको पता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 39 से लेकर के 45 तक। ओके, आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक वैश्विक घटनाओं का अध्ययन, समकालीन विश्व राजनीति के विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के गुट क्या क्या थे, आपको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डिटेल बता रहा हूँ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, अलायंट एंड एक्सेस पावर थी। मित्र राष्ट्र में कौन था, सोवियत संघ यूएसएसआर जिसे आज रशिया बोलते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, देख रहे हो सारे ताकतवर देशी हैं। और इधर जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, ये 3 देश थे। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीता, मित्र राष्ट्र जीता था भाई, क्योंकि अमेरिका इधर थी, यूएसएसआर पावरफुल था, ब्रिटेन तो है ही, और फ्रांस भी उस टाइम ताकतवर ही माना जाता था। तो इस वजह से ये लोग जीत गए। सबसे बड़ी बात थी अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ दिया, आप ये भी सोच सकते हो। फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो भाई 2 टीम थी, पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ वो क्या हुआ, 2 ग्रुप बन गए। कौन कौन से, यूएसएसआर एंड अमेरिका। ओके, सो नाउ पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा का प्रयोग करने वाली सोवियत संघ। भाई क्या ये सोशलिज्म थी। और अमेरिका की बात करें तो आपको पता ही है, ये तो सबसे बड़ी महाशक्ति बाय दी फाइनेंस, पूंजीवादी है भाई, सबसे ज़्यादा पैसा माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है इनकी, तो इसलिए पूंजीवादी थी और ये समाजवादी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, यानी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दोनों ही कंट्रीज़ क्या करती, आस पड़ोस की जितनी भी जो कंट्रियां होती थी ना, उन्हें किसी न किसी संगठन से मिला करके अपने अंडर में ले लेती थी। कहने का मतलब आप सोचो ना कि भाई एक अमेरिका है, एक सोवियत संघ है, दोनों अपने आप को ताकतवर करना चाहेगी ताकि एक दूसरे से भिड़ सके। तो उस अवस्था में क्या हुआ था, अमेरिका भी नई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी और सोवियत संघ भी नई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या थी आप देखो। पहला क्या था, अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था। और दूसरा क्या बनाया भैया, सैटो, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना, जस्ट 5 साल बाद 1954 में, 1954 में। ठीक है, ये दोनों बना दिए, इसके अंदर बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ लिया। और इधर बात करें किसकी भाई, सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ ने क्या करा, वार्सा पैक्ट ला दिया, उसके अंतर्गत भी क्या करें 1955 में बहुत सारे देशों को आपस में सम्मिलित करने लगे। आगे है सैंटो।
सेंटो 1955 में सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए और उनसे पर्याप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ अपने आप को रखना चाहती थी। मैंने बताया ना, क्योंकि महाशक्तियाँ जब छोटे छोटे देशों को अपने अंदर मिला लेगी तभी तो ज़्यादा पावरफुल बनेगी। छोटे देश की सुरक्षा, हथियार, आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियाँ से जुड़े रहना चाहते थे। बड़े देश क्या थे भाई, ये इसलिए चाहते थे ताकि वो और पावरफुल बने, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। परंतु छोटे छोटे देश चाहते थे कि भाई हमारे साथ बड़े लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम भी ताकतवर हैं। ठीक है, नॉर्मली लाइफ में जैसा होता है वैसे भी यहाँ चल रहा है इस टाइम, समझ लो आप। शीत युद्ध यही था, इसीलिए कि बड़े लोग चाहते थे हमारे साथ छोटे छोटे और मिल जाएंगे, गैंग बन जाएगी बड़ी सी, और जो छोटे छोटे कंट्रीज थी वो चाहती थी हमारे साथ तो बड़े बड़े बंदे हैं, यानी कि हमें किसी से डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता और तनाव की स्थिति बनी रही। भाई दोनों ही किसी से कम नहीं थी, अमेरिका भी जापान से, उससे रशिया यानी कि यूएसएसआर से कम नहीं था, और यूएसएसआर भी सोवियत संघ जिसे कहते थे, वो भी किसी भी रूप से अमेरिका से कम तो था नहीं, क्योंकि भाई परमाणु बम उनके पास भी सबसे ज़्यादा ही थे, अभी भी सबसे ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो क्या था जिसे शीत युद्ध कहा गया, आपस में दोनों इसी तरीके से बस तनावपूर्ण लड़ते रहे, किसी प्रकार का ना एक दूसरे पे बम फोड़ सके ना कुछ कर सके, क्योंकि उन्हें पता था एक हम बम फोड़ेंगे तो सामने वाला दो फोड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी समस्याएं बस चलती रही, शीत युद्ध चलता रहा, बोलचाल में ही खत्म हो गया ये। महाशक्तियों के छोटे देशों से लाभ क्या थे भाई, महाशक्तियों को छोटे देश से लाभ क्या था, छोटे देश को प्राकृतिक संसाधन का प्राप्त करना, यानी छोटे छोटे कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट था वो भी मैं आपको दूसरे चैप्टर में बता चुका हूँ। आगे आर्थिक सहायता प्राप्त करना, और भू क्षेत्र, हथियार वगैरह का आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये सब बेनिफिट्स के लिए महाशक्तियाँ छोटी छोटी कंट्रियों को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रही थी। ठीक है, और आगे हम बात करें शीत युद्ध के दायरे क्या थे भैया, दायरे के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो आपको मैं बता दूं 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी जो दीवार थी, 1950 में कोरिया संकट, 54 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, और 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, और 1962 में सबसे इम्पोर्टेंट क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, मैं इसको भी बताऊंगा अभी, जिसमें क्या हुआ था, रशिया ने क्यूबा में अपनी मिसाइल फिट कर दी थी, अपना लॉन्चर लगा दिए थे, और अमेरिका इसी बात से डर रहा था कि भाई कहीं अब आपस में लड़ ना मरे। ठीक है, क्योंकि वो अगर लॉन्च कर देता अमेरिका की तरफ तो अमेरिका तो भाई हो जाता ना। चलिए, दो ध्रुवीयतों की चुनौती। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। आपको मैं बता दूं, जो दो ध्रुवियों की चुनौती थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। यानी कि एशिया अफ्रीका जो राष्ट्र थे, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये सब अपने आप को एक प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहते थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष क्या होता है, यानी कि किसी भी शक्ति के साथ नहीं जाना। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 55 में यानी कि 1955 में एफ्रो एशिया सम्मेलन में रखी गई थी। इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे। देखो, गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या होता है गुट निरपेक्ष भैया। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि जब भी किन्हीं दो मध्य ग्रुपों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, युद्ध होगा, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे ना, दो देश आपस में लड़े, बाकी सपोर्ट में आ गए, ऐसे करते करते वो विश्व युद्ध हो गया, तो हम किसी देश की सपोर्ट में नहीं जाएंगे। ये होता है गुट निरपेक्ष, गुट के साथ ना जाना, किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन ना होना। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे भाई, भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से थे कर्नल नसीर, और इंडोनेशिया से डॉक्टर सुक्रेन, और यूगोस्लाविया से कौन से, मार्शल टीटो, और घाना से कौन से थे, वामे एन क्रूमा। ये लोग जो थे क्या थे भाई, ये धर्मनिरपेक्ष के थे, गुट निरपेक्ष के।
आगे बात करें 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुला के मार्गरेट द्वीप में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 17वां कहाँ हुआ था? वेनेजुला में हुआ था। 18वां आपसे पूछ सकता है 18वां कहाँ हुआ था? तो 18वां आपका अजरबैजान में हुआ था। अब आपको पता ही होगा अजरबैजान हाईलाइट किया गया है क्योंकि अभी अजरबैजान और अर्मेनिया में लड़ाई भी चल रही थी जहाँ रशिया ने सॉल्व कराई है। तो 17वां हुआ था वेनेजुला में और 18वां हुआ था अजरबैजान में। सितंबर 2016 को किया गया था। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्य की संख्या 120 थी। साथ ही इस वर्तमान में इसके 17 तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक थे। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ठीक है, ये क्यों किए गए थे भाई? आतंकवाद मिटाना है, एक दूसरे देश के बीच किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, परमाणु बम है तो उनको यूज नहीं करना है, इन सबसे मुद्दे छेड़े गए थे। 18वां एनएम सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान, ये देखो यहाँ लिखा भी है, 2019 में होना तय हुआ है। ठीक है, वो हुआ था। आगे आते हैं, बात करें नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी भाई? NIEU 1972 में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव पारित किया ताकि धनी देश द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। उसके बाद क्या हुआ? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा देश कुछ थे वो गरीब हो गए थे, तहस नहस हो चुके थे। तो उनको थोड़ा सा बैकअप देने के लिए, उनको दोबारा से स्टैंड करने के लिए क्या करा गया था? बड़े बड़े अमीर देशों से कहा गया था कि उनको सपोर्ट करें। ठीक है, उनका किसी प्रकार से मिसयूज ना करें। टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ठीक है, बात करें भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देश का नेतृत्व किया था और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया था और दोनों महाशक्तियों के मतभेद को भी दूर करने का प्रयास किया था। एक्चुअली में भारत तो उस टाइम नया नया आज़ादी हुआ था, आपको पता ही है। और उसके बाद क्या था, इन दो देशों की तरफ जब लड़ाई होने वाली थी या ऐसी अवस्था तो बनी गई थी ना कि युद्ध हो जाएगा, पर हुआ नहीं था। तो उस समय किसकी तरफ देश जाए हमारा, तो ये भी समस्या हो रही थी। तो कोशिश थी भारत की कि दोनों को समझाया जाए, यानी किसी प्रकार के युद्ध ना करे जाए, आपस में दोनों को क्या करें, दोनों में मीटिंग बना करके कॉम्प्रोमाइज़ करा दें। शस्त्र नियंत्रण संधियां LTBT, सीमित परमाणु प्रशिक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्या? 5 अगस्त को आपकी LTBT सीमित परमाणु प्रशिक्षण संधि हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड, साल्ट। ठीक है, साल्ट की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए क्या है भाई? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972, 18 जून 1972 को हुई थी। आगे स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 91 और 3 जनवरी 1993। आगे NPT परमाणु अपसार संधि 1 जुलाई 1968 को हुई थी। 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अफ्रीका, ब्रिटेन और रूस, जिसे पहले हम सोवियत संघ कहते थे, परमाणु प्रशासन कर सकते थे, अन्य देश नहीं। इसके अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था कि भाई इन 5 को तो परमाणु बम बनाने का अधिकार है, बाकी देशों को नहीं है। यानी कि भारत भी नहीं था उस टाइम, पर अब तो भारत पे भी 150 से ज़्यादा परमाणु बम है। पहले किस पे थे? सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ यानी कि रूस। ठीक है, तो ये हमने ये चैप्टर के हमने कुछ बेसिक नोट्स पढ़े हैं जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपका क्विक रिवीजन ऐसे ही होगा। पूरा चैप्टर तो आप कंप्लीट कर ही चुके हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यह आपके एक रिवीजन क्लास थी
आई होप आपको समझ में आई होगी, पूरे चैप्टर का बेस पता लग गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक ज़्यादा डाउटफुल लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और बाकी की वीडियो देखने के लिए चैनल को क्लिक करें बेल आइकन ऑल पर। आज के लिए आपका मैं एक क्वेश्चन भी दे दूं, होमवर्क देना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो कब से कब तक हुआ था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, कितने साल के लिए था, आपको ये बताना है। आई होप आप कमेंट्स करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।